सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पर तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबत का सामना करना तू डटकर, देखना समय एक दिन तेरा भी गुलाम होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से प्रवेश कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है और उससे संबंधित हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एक प्रीवियस वीडियो आपको दे रखा है, उसमें अभी तक हम लोगों ने 10 प्रश्नों को कर लिए हैं। आज हम लोग जो है और 10 प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे प्रश्न, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, ठीक है। क्योंकि मैंने रिमाइंडर थ्योरम आपको 15-16 जो पार्ट था नंबर सिस्टम का, उसमें मैंने बताया था, मेरे को तो याद है वो पार्ट भी, आपको पता नहीं है कि नहीं, खैर उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए 29 की पावर 75 75 में 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बोला जा रहा है 29 की पावर 75 है, अगर इसमें हम लोग 28 से भाग दें, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने बोला स्टूडेंट देखिए कितना है डिफरेंस, कितना है 1 का, तो 1 की पावर 75, ये हो गया 28, तो 1 की पावर 75 का मतलब क्या होता है 1, ये 28, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या है 1, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये चीजें आ रही होंगी। अगर कोई नया विद्यार्थी देख रहा है तो आपसे मतलब आपको एक तरह से सलाह है कि आप जो है जरूर प्रीवियस वीडियो को कवर करें, तब आप इन सब चीजों को देखें। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। दो प्राकृतिक संख्याएं, टू नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा रखा है। तो देखिए दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर एक प्राकृतिक संख्या होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। एक धनात्मक संख्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, यह भी ऐसा नहीं है कि नहीं। अब बात आती है, कोई बच्चा ऐसा नहीं कहेगा कि हाँ सर प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिए मान लो 3 एक प्राकृतिक संख्या है, 2 एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 - 2 1, देखिए ये तो नेचुरल नंबर है ना, आप ऐसे बोलते हो। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि अगर मान लो पहला मैंने लिया 2 और फिर मैंने लिया 3, तो आप बताइए 2 - 3 क्या है -1, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं, क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स? एक पूर्णांक होता है, ठीक है। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। हाँ, एक चीज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाया गया है एक संपूर्ण संख्या, ठीक है। एक संपूर्ण संख्या होती क्या है, ठीक है। मान लीजिए यदि कोई नंबर है 6, मान लीजिए 6 एक नंबर है, ठीक है, और इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स? अगर मैं पूछूं कि इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे, आप कहोगे सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा कि नहीं। तो अब क्या करिए, जो संख्या स्वयं है यानी 6 जो है उसको आप हटाकर बाकी जितने गुणनखंड हैं उन गुणनखंडों का योग निकालिए। क्या है? 1 और 2 3 3 3 6, ठीक है। यदि किसी संख्या, कोई भी संख्या संपूर्ण संख्या तभी कहलाती है जब उसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो। केवल उस गुणनखंड को छोड़ देने हैं, संख्या स्वयं को छोड़ देने, क्योंकि हर संख्या जो है स्वयं का भी तो एक गुणनखंड होती है ना, तो उस संख्या को छोड़ देने, यानी 6 को देखिए मैंने छोड़ दिए और बाकी सभी गुणनखंडों का योग क्या है? 6 के बराबर है, तो 6 क्या होगा? एक संपूर्ण संख्या होगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप क्या करिएगा कि आप 28 को भी ट्राई कर सकते हैं। 28 भी आपका एक संपूर्ण संख्या है, आप ट्राई करिएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो उम्मीद है स्टूडेंट से समझ में आया होगा। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है क्या? एक पूर्णांक होता है। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, पढ़िए क्वेश्चन को।
यदि संख्या 2 3 5 8 3 AB, ठीक है ना, 80 से पूर्णतः विभाज्य है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैं लिख रहा हूं 2, ठीक है, 3 5 8 3 और AB, ये बोला जा रहा है कि ये 80 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, ध्यान से देखिए 80 से पूर्णतः विभाज्य। AB जो है ये भी आपके डिजिट्स हैं, A आपका एक अलग डिजिट है, B आपका एक अलग डिजिट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपका हर में यहाँ पर 0 दिखाई दे, तो मैंने आपको बताया 0 दिखाई देने का मतलब कि आपको 10 से दिखाई दे रहा है ना। अगर मान लीजिए ये 80 है तो 80 को हम क्या लिखेंगे, 8 × 10, यानी 10 दिखाई दे रहा है। 10 से किसी भी संख्या में भाग कब जाता है, जब उस संख्या का इकाई अंक क्या हो, उस संख्या का इकाई अंक 0 हो। ये तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है ना, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 है तो डेफिनेटली वो संख्या क्या होगा, 10 से विभाजित होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर ये 0 है तो डेफिनेटली है कि यहाँ पर b का भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तभी तो कटेगा, है ना। डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा। तो यानी b का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट, b का वैल्यू हो गया 0। अब ध्यान से देखिए, अब बचा a, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये क्या बच गया, 8। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको बता रखे हैं। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल के लिए क्या होता है, 2 के लिए लास्ट एक डिजिट देखते हैं कि अगर वो 2 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। 4 के लिए हम लोग देखते हैं लास्ट 2 डिजिट, और 8 के लिए हम लोग देखते हैं लास्ट 3 डिजिट। तो आप देखिए लास्ट 3 डिजिट फिर कौन बच जाएंगे, ये बचेंगे। अगर इसको मैं, अब ये तो 0 हो गया, अब इसको मैं 10 मानकर इसको साइड कर दिया, तो अब 8 3 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 3 1, और इसमें हमको भाग देना है 8 का, ठीक है। अब देखिए 8 का 8 में तो भाग जाएगा। अब यहां पर क्या रखें कि भाग चला जाए, ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं 2 रख देता हूं, ठीक है ना, अगर मैं 2 रखूं तो देखिए ये हो जाएगा 832, और इसमें 8 का आपका भाग चला जाएगा, 8 एकम 8, फिर 3 में नहीं जाएगा 0, फिर 8 चौके 32, है कि नहीं। तो ये देखिए भाग चला गया, तो आपका फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन अभी अभी हम लोग करने क्या है स्टूडेंट, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी हमको क्या करना है, a माइनस बी का वैल्यू निकालना है ना। तो देखिए a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। तो अब देखिए a आपका क्या है, a का वैल्यू अभी हम लोग क्या निकाल लिए स्टूडेंट्स, a का वैल्यू निकाल लिए 2, क्योंकि यहाँ पर 2 रखेंगे तभी तो 832 होंगे। तो a माइनस बी निकालना है, तो a का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 2, माइनस b का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 0। तो 2 माइनस 0 क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2। तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 2 जो है ये आपका सही होगा। क्लियर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज थोड़ा सा आपको गलत तरीके से वो कर दिया। ये जो a है ना, उसको हम यहाँ के अकॉर्डिंग चाहे तो हम लोग देख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी, क्योंकि जब सॉरी यहाँ पर जब b का वैल्यू 0 हो ही गया तो डेफिनेटली है कि यहाँ पर अगर b का वैल्यू 0 हो गया तो a माइनस 0 क्या होगा, a ही होगा, है कि नहीं। a माइनस, जैसे देखो a माइनस b है तो b का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो डेफिनेटली है कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि b क्या हो गया, 0। तो अगर a 2 हो गया तो यहाँ से भी आप चाहो तो यहाँ पे रख रख कर चेक कर सकते हो कि हाँ a का वैल्यू 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब आप चौथा प्रश्न देखिए। देखिए ये भी चीज जो है हम नंबर सिस्टम पढ़ाए थे ये, और ये मैंने पूरा आपको लिखाया भी था कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, फिर 26 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, फिर 51 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, फिर 76 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। पूरा मैंने आपको लिखाया था। देखिए वहां से क्वेश्चन भी आ गया है। 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो मैंने आपको लिखाया था, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। 9 होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं, आप चेक कर लीजिए। मैंने बताया था, क्या बताया था, 1 से 25 तक जो है कितनी होती हैं, 9। फिर आपका मैंने बताया था कि 26 से 50 तक कितनी होती हैं, आई थिंक आपका 6। और फिर आपका मैंने बताया था 51 से लेकर 75 तक कितनी होती हैं, ये भी 6। और फिर आपका
76 से 100 तक कितनी होती हैं? तो ये होती हैं 4। सभी का देखिए 25 आ रहा है कि नहीं? 9 6 15 और 15 10 25, ठीक है। यानी 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 25 होती हैं। मैंने ये सब बता रखे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा स्टूडेंट्स। देखिए पांचवा क्वेश्चन है -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल। अब पूर्णांक क्या है मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। तो देखिए -7 और -3 के बीच, तो -7 और -3 के बीच क्या होगा? -6 होगा, ठीक है। फिर आपका क्या होगा? -5 होगा, ठीक है। -6 -5 फिर -4 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ मैंने क्या लिख दिया? ये -3 ही बोला है ना स्टूडेंट्स। देखिए -7 और -3 बोला है, तो -7 और -3 के बीच तो यही होंगे ना। मैं झूठ में आगे बढ़ रहा था, मैं इसको 3 समझ रहा था, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या है? -6 है, -5 है और -4 है। तो देखिए माइनस का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का माइनस में करेंगे प्लस, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस। ठीक, अब देखिए 6 5 30 और 30 शो के कितना होता है स्टूडेंट्स? 120, ठीक है। 30 शो के 120 यानी आपका होगा -120 और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन ये सब पीछे के जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं के ये सब क्वेश्चंस हैं। मैं कह रहा हूं मैंने कोई क्वेश्चन अपने मन से अभी बनाए नहीं है, ठीक है। तो ये पीछे परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा समझना भी है हम लोगों को, ठीक है। देखिए क्या लिखा है? दो संख्याओं का योग 32 है, ठीक है। उनमें से यदि एक संख्या -36 है तो दूसरी संख्या है, ठीक है। दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से यदि एक संख्या क्या है? -36 है तो दूसरी संख्या है। आप आइए स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं बोलूं कि दो संख्याओं का सम, ठीक है ना, दो संख्याओं का सम जो है 10 है, ठीक है ना। मान लिया कि दो संख्याओं का सम जो है कितना है? 10 है। और बोलूं कि उसमें से एक संख्या जो है अगर आपका 4 है तो दूसरी क्या होगी? तो आप कहेंगे 6। कैसे पता चला? तो आपने क्या किया? 10 में से 4 को घटाया, इस वजह से आपका आया 6, ठीक है। चलिए फिर से, अगर मैं मान लीजिए मैं बोलता हूं कि दो संख्याओं का सम जो है 15 है, जिसमें से एक संख्या जो है 8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे 7। कैसे पता चला? तो आप 15 में से 8 को घटाएंगे तो आपको 7 मिलेगा। मतलब योग में से जो एक संख्या दी हुई है उसको घटा दीजिए तो आपको दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? मिल जाएगी डेफिनेटली। चलिए वही काम यहां पर भी है। देखिए दो संख्याओं का योग जो है आपका 32 है, ठीक है। और उसमें से एक संख्या आपको दे रखा है -36, तो दूसरी पूछा है। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स? 32 में से मैं घटा दूंगा किसको? -36 को। क्यों मैंने ऐसा किया स्टूडेंट्स? क्यों मैं इसको घटाया? क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि दो संख्याओं का सम यदि 15 है, जिसमें से एक संख्या 8 है, तो दूसरी ज्ञात करने के लिए 15 में से 8 को घटाना पड़ेगा तो आपको 7 मिलेगा। वही काम यहाँ पर भी करना है। 32 में से अगर मैं -36 को घटा दूं तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये है आपका 32, ठीक है। अब देखिए माइनस 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 और माइनस मतलब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस, और ये हो जाएगा 36। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा आपका 68, है ना। देखो 6 2 8 और 3 3 6। तो अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम अभी जस्ट बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग इसको देखते हैं। कारण ये है कि इससे संबंधित हमें कई चीजें आपको देनी है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स छूट गए हैं, उन छोटे छोटे टॉपिक्स को जो है हम प्रैक्टिस कराने के दौरान आपको बता दिया करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग स्टूडेंट्स अभी जस्ट छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी स्पेस की थोड़ी सी कमी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, 9 10 पूरा कर लेते हैं, देन आपको मतलब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स दिया है 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार का मान क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो ये काम कतई मत करिएगा। वैसे मैंने आपको चूंकि बताया है ना कि अगर मान लीजिए कि
0.6 बार है, तो इसको चेंज करेंगे तो ये आपका आएगा 6/9, यानी ये आपका हो जाएगा 2/3 ऐसे होंगे। फिर उसी तरह से इसको करेंगे तो आएगा 7/9, और इसको फिर करेंगे तो आएगा 8/9। तो आप चाहो तो वो काम कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चंस इस तरह से थोड़े से बड़े लेवल के आ जाए ना तो आपसे नहीं हो पाएगा। जो कैलकुलेशन है इतना टफ हो जाएगा कि आपसे बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये तरीका नहीं अपनाना है। देखिए हम लोग क्या कार्य करेंगे, ठीक है। देखिए देखो दशमलव के बाद एक नंबर पे बार है ना, यहाँ पर भी देखिए दशमलव के बाद एक नंबर पे बार है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक नंबर पे बार है। तो जब भी एक नंबर पे बार रहे तो हम लोग उसी जिस नंबर पे बार रहे ना उस नंबर को 4 बार लिखेंगे। अगर एक बार है तो उस नंबर को हम लोग 4 बार लिखेंगे। अगर 2 बार है तो उस नंबर को हम लोग 8 बार लिखेंगे। अगर 3 बार 4 है तो उस नंबर को हम लोग 12 बार लिखेंगे, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है और सटीक भी होता है, बस आपको जोड़ने आना चाहिए। कैसे स्टूडेंट्स? तो देखिए 0.6 बार है तो मैं लिखूंगा 0.66666। क्यों मैंने 4 बार लिखा? क्योंकि 6 मतलब केवल एक नंबर पे बार है। उसी तरह से यहां पर देखिए 0.7777 और फिर ये आपका हो जाएगा 0.8888, है ना। अब क्या करिए, सभी को जोड़ दीजिए। जोड़ना ही तो है, सभी को जोड़ दीजिए। तो देखिए क्या होगा, 7 6 13, 13 और 8 कितना होगा स्टूडेंट्स? 21। कैरी आपका कितना हुआ? 2। अब देखिए 7 6 13, 13 और 8 कितना होगा? 21, और 21 और 2 कितना होगा? 23। यहाँ पर भी आएगा 23, यहाँ पर भी आएगा 23, और फिर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 1 आया है, अगर मैं 6 को आगे भी लिखता, 7 को आगे भी लिखता, 8 को आगे भी लिखता, तो क्या यहाँ पे 1 आता? क्या नहीं, यहाँ पर भी क्या आता? 3। फिर आगे भी इसी तरह से 3 आता है। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर 1 क्यों आ रहा है? आपको तो बात समझ में आ रही होगी ना क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर मान लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं है आप चेक करके देख लो। अगर मान लीजिए मैं फिर लिखता है यहाँ पे 6 7 8 लिखता, तो फिर देखो क्या है, 7 6 13, 13 8 क्या होगा? 21 को 1, और फिर ये छोड़ो, फिर इसको जोड़ोगे तो 21, और 21 2 कितना हो जाएगा? 23, यानी फिर यहाँ पर 3 आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो 1 आया है, क्यों 1 आया है, ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। और चूंकि ये बार है तो आप जानते हो कि वो आगे तक एकदम उसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, 6 6 6, फिर 7 7 7, फिर 8 8 8। तो उतना आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा 2-3 स्टेप में ही हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए दशमलव के बाद किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है? आप देख पा रहे हैं कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है। अब ये मत कहिए कि सर आगे 1 है, 1 नहीं है, वो मैंने 4 प्लेस ही तक लिए ना, तब आपका 1 आएगा। मान लीजिए मैं 8 प्लेस लेता, या 8 तो छोड़ो, मैंने अभी देखो 5 प्लेस ही लिया, 5 प्लेस लिया तो फिर ये 3 आया कि नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करें। तो दशमलव बाद किस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है? आप देख रहे हो 3 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी आप कहोगे कि सर 2.3 पर बार। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर आए होंगे मैं वहां से दिखाऊंगा। मुझे पता है कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको यहाँ पे डाउट हो, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, देखिए 9वां क्वेश्चन आप पढ़िए। ये तो बहुत आसान है ना। मैंने यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाए थे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, 7 के पावर 105। तो मैंने क्या बताया था, 0 1 5 और 6 अगर यूनिट प्लेस पर है, इकाई अंक पर है, तो उसके पास कुछ भी रहे वही आता है। फिर मैंने बताया था कि अगर 4 और 9 रहे तो उस केस में क्या कंडीशन होते हैं, और फिर मैंने बताया था कि 2 3 7 8 रहे तो उस कंडीशन में क्या होते हैं। तो 2 3 7 8 रहे इकाई अंक पर, तो हम लोग क्या करते थे, पावर में 4 का भाग देते थे और रिमाइंडर निकालते थे, शेषफल निकालते थे। तो देखिए 7 के पावर क्या है स्टूडेंट्स? 105। तो 105 में हम लोग अगर 4 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? तो ये होगा 4 गुना के 8, और ये हो जाएगा आपका 2 और ये 5, तो 4 6 24। तो आपका रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स? 1। और जो रिमाइंडर आता था उसी को हम उस नंबर पर, मतलब जो यूनिट डिजिट होता था, जो डिजिट होता था यूनिट प्लेस पे, उसके पावर लिखते थे उस रिमाइंडर को, ठीक है। तो लिखेंगे 7 के पावर 1। तो 7 का पावर 1 क्या होता है स्टूडेंट? 7। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो देखिए यूनिट प्लेस क्या है, सॉरी इकाई अंक क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है?
तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका 7। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखो जो विद्यार्थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी विद्यार्थी आप नए हो ना, आपको ये चीजें समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी अगर आप पीछे की वीडियोस को कवर नहीं से किए हो। तो आपको सलाह है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो देखिए, प्रीवियस वीडियो को देखिए और वहां से जो है अपने जो भी कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको क्लियर कर लीजिए, ठीक है? और तब इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आएंगे। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो विद्यार्थी पहले से नंबर सिस्टम वाले पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रखे हैं ना, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होता होगा, ये मेरा मानना है, ठीक है? तो 9 वाला क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? अब देखिए ये फिर इस तरह का क्वेश्चन आया, यदि 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से डिवाइड किया जाए, ठीक है ना? यदि 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ठीक है? ये सब क्वेश्चंस मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है? वही कह रहे हैं वीडियोस अगर कवर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो देखिए अब इसको ध्यान से देखिए, तो देख लीजिए इसको, ये 67 के पावर 67 प्लस क्या है 67, इसमें हमको भाग देना है किससे? 68 से, ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने कई तरीके आपको बताया, मैंने तो आपको ये भी तरीका दिखाया था। क्या दिखाया था? मैंने आपको बोला था अगर ये 68 है और इन दोनों में देखो, इन दोनों के लिए डिवीजन के लिए कार्य करेगा ना, तो इसको आप ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो, 67 के पावर 67 है तो नीचे लिखो 68 प्लस फिर ऊपर क्या है 67 और नीचे क्या है 68। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अदरवाइज जिस विद्यार्थी को पता है ना वो इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, डिफरेंस क्या आएगा? -1, ठीक है ना? डिफरेंस क्या आएगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -1 और -1 की पावर क्या हो जाएगा? 67 और ये बटे में हो जाएगा 68 प्लस यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, 68 से 67 में जब भाग देंगे तो हमारे दो रिमाइंडर आएंगे, एक आता है +67 और एक आता है -1, यही आता है ना? एक बार आता है +67 और एक आता है -1, यही आते हैं। अब देखिए मैंने बोला था कि जो भी छोटा रिमाइंडर होता है हम लोग उसको लेते हैं, तो छोटा यहाँ पर शेष क्या है? -1, तो हम लोग इसको लेंगे, तो इसको हम लोग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1। क्लियर है? चलिए अब देखिए -1 के पावर 67, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? -1 ही होगा, और उसमें अगर मैं आप चाहो तो यहाँ पर भी ये आप ऐसे लिख सकते हो 68, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और ये भी क्या हो गया? +(1/68), ठीक है? तो अब आप देखेंगे कि ये आपका आएगा -2/68, यानी अब आपका रिमाइंडर यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका रिमाइंडर हो जाएगा -2, होगा कि नहीं? रिमाइंडर आपका हो जाएगा -2, लेकिन मैंने बोला था कि रिमाइंडर को कभी भी माइनस में नहीं छोड़ना है। अगर रिमाइंडर को माइनस में नहीं छोड़ना है तो हमने क्या बोला था कि जब भी रिमाइंडर आपका माइनस में आए तो हम लोग जिससे डिवाइड करते हैं ना, जिससे डिवाइड करते हैं उसमें से इस -2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 68 - 2, तो 68 - 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 66, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना? चलिए अब देखिए हमने बोला था क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं और आगे आज जो है इतना ही रहेगा, ठीक है? चलिए देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए ये नोट पॉइंट में रखिएगा, बहुत नोट पॉइंट में कुछ फार्मूले आपको माइंड में रखने ही पड़ेंगे, ठीक है? रटने से बढ़िया है उसको, मतलब वैसे वो एपी वगैरह से इसको सॉल्व किया भी जा सकता है, एपी से फिर कुछ और भी तरीके होते हैं उसको बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी अब फार्मूला है तो हम लोग उसको माइंड में रख लें तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान लीजिए 1, ये पहला है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, इस तरह से करते करते हम लोग कहां तक चले जाएं? n तक, ठीक है?
तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस वन बटे में 2। ये होता है स्टूडेंट, माइंड में रखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डैश डैश प्लस 2n। देखो स्टूडेंट्स, प्रथम n सम संख्या को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 2n, ठीक है ना, 2n लिखते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। अगर केवल सम संख्याओं का योग पूछे n तक, केवल सम संख्याओं का n तक अगर पूछे तो उसके लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे n इंटू एन प्लस वन, ठीक। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए विषम आ गया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 ऐसे कुछ हो जाए और प्लस आगे चला जाए, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इसको लिखा जाता है प्रथम n विषम संख्या को लिखते समय जो लास्ट टर्म होता है स्टूडेंट्स, उसको लिखा जाता है 2n माइनस वन। देखिए किसी भी नंबर में मान लीजिए n कुछ भी रहे और उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, आप कोई भी नंबर सोच लो, कोई भी नंबर सोचिए और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए वो क्या मिलेगा, एक सम संख्या मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। अब देखिए कोई भी नंबर सोचिए, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो वो तो एक सम संख्या है, लेकिन अगर उसमें से -1 कर दें तो क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे लास्ट टर्म क्या लिखा मैंने स्टूडेंट्स, 2n माइनस वन। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका n स्क्वायर, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का n विषम, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए चौथा, अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स ऐसे मिल गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस आपका क्या मिलेगा, n स्क्वायर। इस केस में क्या होगा, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मली था और यहाँ पे क्या है, वर्ग किया गया है, स्क्वायर किया गया है। ऐसे अगर मिल जाए स्टूडेंट्स, तो ऐसे केसेस में आपका एक फार्मूला बनता है n इंटू एन प्लस वन ब्रैकेट में फिर 2n प्लस वन अपान में होता है 6, ठीक है। तो देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 और फिर क्या होगा प्लस n स्क्वायर, ये n है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला समझ लीजिएगा, n स्क्वायर क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, फिर यहाँ पर 2n प्लस वन अपान 6। अब मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस आपका 10 का स्क्वायर प्लस डैश डैश और फिर प्लस क्या है आपका आप क्या लिखोगे 2n का स्क्वायर, मतलब सम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। सम संख्याओं के वर्गों का योग अगर आ जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, आप क्या करेगा 4 गुना, बस ये 4 गुना ये पूरा लिख लीजिए n इंटू एन प्लस वन, फिर क्या है 2n प्लस वन बटे में 6, बस इतना माइंड रखिए, ठीक है। और आप चाहो तो इसको सरल भी कर सकते हो, ठीक है ना, इसको सरल करके आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 काट कर 2/3 कर लो, फिर आप ऐसे करोगे n इंटू एन प्लस वन और फिर क्या लिखोगे 2n प्लस वन, ऐसे भी आप चाहो तो कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। देखिए एक और है स्टूडेंट्स, वो क्या है, अगर मान लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस वन का स्क्वायर अगर कर दिया जाए, तो इस केस में जो फार्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे लिखा क्योंकि यहाँ पे स्पेस गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका बनता है स्टूडेंट्स n 2n माइनस वन, फिर आएगा 2n प्लस वन और बटे में आपका आता है 3, ठीक है। तो देखिए प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का जो योगफल होता है उसके लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। और लास्ट है आपका, ठीक है, ये लास्ट क्या है, ये आपका लास्ट है, अगर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, ठीक है ना, प्लस 5 का क्यूब और फिर आगे आप कर लीजिए इस तरह से प्लस आप लोगे n का क्यूब। अगर इस तरह से मिल जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स,
n इंटू एन प्लस वन बटे में 2, जैसे हम लोग ये वाला लिखे थे, बस यही लिखना है और फिर क्या कर देना है, क्यूब है तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो भी है फार्मूले इनको स्टूडेंट्स याद रखिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा भी गया है, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग। तो ये देखिए 35 विषम संख्या, तो ये देखिए प्रथम n विषम संख्याओं के योग के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, n स्क्वायर, यानी जितना पूछे उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना पूछा है स्टूडेंट्स, 35, तो 35 का हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 1225, ठीक है ना। 35 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 1225। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये जितने भी मैंने आपको करे आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन छोटी छोटी चीजों को मैंने वैसे इसके लिए कोई टॉपिक मतलब वो करके मैंने वीडियो नहीं बनाए थे, मैंने बोले थे कि प्रैक्टिस सेट के दौरान इन सब चीजों को बता देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के 10 प्रश्न और उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी और आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से भी कर रहे होंगे, ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी कोई डाउट होगा, ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज एक बार जरूर कमेंट करें और आप अपना फीडबैक लगातार देते रहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपना फीडबैक दिया करिए, क्योंकि आप फीडबैक नहीं देते हो ना तो हमें पता नहीं चलता है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। इससे बस दो ही निष्कर्ष निकलते हैं, आपका अगर कमेंट नहीं आ रहा है तो इससे दो ही निष्कर्ष निकलते हैं, या तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा, या तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, यही दो कारण होगा। अगर इसके अलावा अगर आपके वैसे कि सर कुछ समझ में आते हैं कुछ नहीं आते हैं, अगर आप इस तरह से कंडीशंस में हो तो शायद आपकी जिंदगी जो है कंफ्यूजन में ही बीत जाएगी, ठीक है ना। तो कृपया इन सब चीज़ों से बचिए और कमेंट वगैरह ज़रूर करिए कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बढ़िया से बताइए ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।